नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। यह पाठ जो है अनुस्वार एवं अनुनासिक से संबंधित है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुस्वार जो है जितने भी बिंदी वाले शब्द होते हैं, बिंदी वाले शब्द, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं और इनकी ध्वनि जो है वह नाक से निकलती है। और इसके विपरीत जो अनुनासिक हैं, अनुनासिक की जो ध्वनि है वह मुख और नासिका यानी मुंह और नाक दोनों से निकलती है और चंद्र बिंदु वाले शब्दों को हम अनुनासिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। राकेश दांत पीस रहा था। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। अब देखिए, ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुस्वार यानी कि बिंदु अथवा अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब ये देखिए, ये जितने भी शब्द हैं, ये देखिए, संगीतकार, इसमें अनुस्वार यानी कि बिंदु का प्रयोग हुआ है। संवाद यानी कि इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ कंधे में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अब इस पंक्ति में देखिए, हंस, इसमें चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। दांत, इसमें भी अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। मंच में अनुस्वार का प्रयोग है। मंच, ये बिंदी है ना, तो इसमें क्या है, अनुस्वार का प्रयोग। और पहुंच में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो इसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। और संभाल में भी अनुनासिक का प्रयोग किया गया है यानी कि चंद्र बिंदु का। अब हमें इन सभी शब्दों को आगे लिखना है, जहाँ पर अनुस्वार वाले शब्द लिखने हैं अलग से और अनुनासिक वाले शब्द अलग से लिखने हैं। तो हमने ये देख लिए जितने भी शब्द हैं, संगीतकार, संवाद, कंधे, हंस, ये अनुनासिक में आएंगे। दांत, ये भी अनुनासिक में आएंगे। पहुंच, ये भी अनुनासिक वाले स्थान पे आएंगे। मंच अनुस्वार में आएगा और संभाल जो है अनुनासिक में आएगा। तो ये देखिए, अनुस्वार यानी बिंदु वाले शब्द संगीतकार, कंधे, मंच, संवाद। और अनुनासिक वाले शब्द यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द हंस, संभाल, पहुंच, दांत। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए, यानी कि बिंदु का प्रयोग करना है हमें। तो आइए देखते हैं। प्रशंसा, इसमें हम कहाँ पर बिंदु लगाएंगे, इस श के ऊपर, प्रशंसा। स्वयं में य के ऊपर, संवाद में स के ऊपर, जंगल में जंगल बनाएंगे इसे, जंगल, ज के ऊपर, ज के बाद साउंड आ रही है, ध्वनि आ रही है उसकी। व्यंजन, य के ऊपर, व्यंजन। आनंद, नंद, आनंद। ठीक है, तो इस तरह से हमें बिंदी का प्रयोग करना है यानी कि अनुस्वार का प्रयोग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु लगाइए। अब इन शब्दों में हमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। पहुंचते, हंसी, बंधवाने, धुआं, कांपना, महंगा, महंगा। इसमें हम ह के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें अनुनासिक का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों
में उचित स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदु अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए, यानी कि चंद्र बिंदु। ठीक है, अब ये जितने भी शब्द दिए गए हैं तो हमें जिसमें अनुस्वार आएगा वहाँ पे अनुस्वार लगाना है और जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है हमने। जैसे संभव, इसमें बिंदी का प्रयोग होगा, संभव। इसमें केवल हमारे जो संभव बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है, संभव संभव। फांदना, फांदना यानी कि मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकल रही है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। गूंजती, गूंज, इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग आएगा। सुगंध, इसमें बिंदी यानी अनुस्वार का प्रयोग। श्रृंगार, इसमें भी बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। आंसू, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंचम वर्ण हैं, जैसे कि जितने भी व्यंजन हैं, जैसे क वर्ग हमने पिछले पाठ में पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उन सभी के पंचम वर्ण। क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? अण। च वर्ग का ये है, फिर ट वर्ग का ये है, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग का त थ द ध न, पंचम वर्ण न है। और फिर प फ ब भ म, प वर्ग का म है। तो ये सभी क्या हैं? पंचम वर्ण हैं, पंचम वर्ण हैं ये सभी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये भरना है। अगला देखते हैं, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य डैश आए तो उस वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्या आएगा कि यदि किसी पंचम वर्ण के बाद, ये जितने भी पंचम वर्ण हैं, अगर इनके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए, कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण लिखा हुआ है यहाँ पे, शांत। अब ये देखिए, न क्या है? न क्या है? पंचम वर्ण है। और कौन से वर्ग का है ये? त वर्ग का, त थ द ध न। तो अब क्या कहा था इन्होंने कि पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए। अब न के बाद उसी के वर्ग का त वर्ण आया है, ठीक है, तब हम उस वर्ण के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पर, ये जो आधा न है इसके स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, शांत, शांत। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग डैश किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब दोबारा समझिए कि यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए, अब इनमें से ये जितने भी पंचम वर्ण हैं, अगर ये 2 बार आ जाए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी कि बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अन्न, अब देखिए ये पंचम वर्ण है आधा न, और ये दोबारा से आ गया पंचम वर्ण। अब ये देखिए सम्मान, म क्या है? पंचम वर्ण है, ये देखिए, और उसके बाद दोबारा पंचम वर्ण म ही आ गया। तो इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसे अन्न को ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत होगा। हम सम्मान को ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत होगा। समझे? ठीक है, तो यानी कि यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं, यदि डैश वर्ण के बाद, यानी कि यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर डैश चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसे भी अच्छे से समझिए, ये उदाहरण दिया गया है मग्न।
जैसे मग्न। ठीक है, इसकी जगह हम कोई और उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं जिसमें पंचम वर्ण आना चाहिए ना बीच में। अब ले लेते हैं हम जन्म दिन। ठीक है, अब ये देखिए, यदि पंचम वर्ण के बाद, ये पंचम वर्ण है, किसी अन्य वर्ग का, किसी और वर्ग का कोई वर्ण आए। अब ये तो है त थ द ध न, ये त वर्ग का है न, और म किसका है, ये प वर्ग का है, प फ ब भ म। तो कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब हम इसके स्थान पर हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम ऐसे नहीं लिख सकते जन्मदिन को, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले, मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले, तो उस वर्ण के ऊपर डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक का। किसका प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक का। कि जिस वर्ण को बोलते समय, ये अनुनासिक की परिभाषा एक तरह से, कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले, तो उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले और उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहाँ डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर वैसे तो आपको पता चल गया है कि जब किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह एवं नाक से एक साथ बाहर निकले तब अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहाँ हम अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ना कि अनुनासिक का। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पुस्तकें, पुस्तकें। अब इसको बोलते समय हमारी जो मुख से ध्वनि है, वो मुख और जो ध्वनि है वो मुख और नाक दोनों से निकल रही है, पुस्तकें। तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ मात्रा दी गई है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, तो इसलिए हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। उसके एक और उदाहरण लेते हैं। कहानियों, कहानियों। तो यहाँ पर भी इस तरह से बिंदु का प्रयोग किया जाएगा, ना कि चंद्र बिंदु का। कहानियों, मुख और नाक दोनों से ध्वनि निकल रही है, लेकिन चंद्र बिंदु के स्थान पर शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, इसलिए हमें बिंदी का प्रयोग करना है। ठीक है, ऐसे बहुत। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे बादल का, बादलों बनाते हैं हम, बादलों। इसमें भी ध्वनि जो है मुख और नाक दोनों से निकल रही है, तो यहाँ पर भी बादलों, यहाँ पे चंद्र बिंदु की जगह पे बिंदी का यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए शब्द को दोबारा लिखिए। हमें अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी कि बिंदी का। कि मंदिर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कंगन को इस तरह से बिंदी के प्रयोग से, पंचम को ऐसे लिखा जाएगा बिंदु के प्रयोग से, संबंध को इस तरह से, मंच ऐसे लिखा जाएगा, ठंडा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ लिखिए, और जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का
प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए। हाँ अथवा नहीं का कारण भी लिखिए। कारण भी बताना है कि जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर, यानी पंचम वर्ण जो हमने अभी पीछे देखे थे, ये सभी पंचम वर्ण हैं, इनके स्थान पर कहाँ पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करना है, वहाँ पर हमें हाँ लिखना है, और जहाँ पर नहीं करना है वहाँ पर हमें नहीं लिखना है, और कारण भी बताना है। जैसे पहला है बसंत, तो इसमें हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हम स के ऊपर बिंदी लगा के फिर सीधा त लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बसंत। तो हाँ, कारण क्या है, न पंचम वर्ण, ये न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का त वर्ण आया है, उसी के वर्ग का त वर्ण आया है, त थ द ध न, त वर्ग का ही न है और न वर्ग का ही त है, दोनों एक ही वर्ग के हैं। कहने का अर्थ है कि दोनों एक ही वर्ग के वर्ण हैं। अगला देखते हैं मंडी, तो इसको भी, मंडी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मंडी को, यानी अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है इसमें। हाँ, और कारण क्या है, अन पंचम वर्ण के, ये है पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ड वर्ण आया है, ट ठ ड ढ ण, ये दोनों भी एक ही वर्ग के हैं, इसलिए इसमें अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है अन्न, तो इसमें हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अ के ऊपर बिंदी लगा दी हमने और न लिख दिया पूरा, तो ऐसे नहीं लिख सकते हम, तो ये हमारा क्या होगा, गलत। तो इसमें हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। कारण क्या है, न पंचम वर्ण के बाद पुनः न पंचम वर्ण आया है। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि, ये देखिए, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये पंचम वर्ण जो है दो बार आया है, तो इसलिए हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। बंदर, बंदर को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं। हाँ, कारण क्या है, न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का द वर्ण आया है, त थ द ध न, दोनों एक ही वर्ग के हैं, न और द, ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो इसलिए अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। जन्म, इसमें नहीं, क्यों नहीं, न पंचम वर्ण के बाद प वर्ग का पंचम वर्ण म आया है। अब ये अलग अलग वर्ग के हैं दोनों, तो इसमें हम नहीं कर सकते अनुस्वार का प्रयोग। ठीक है, अगला देखते हैं संबोधन। हाँ, अब हम इस म के स्थान पर बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। कारण क्या है इसका, म पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ब वर्ण आया है। अब दोनों एक ही वर्ग के हो गए हैं, प फ ब भ म, ब और म दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, संबोधन। और इसमें जन्म को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सम्मान। नहीं, क्यों नहीं, म पंचम वर्ण के बाद पुनः म पंचम वर्ण आया है। अब देखिए, हमने पहले भी समझा था ये कि जब पंचम वर्ण दो बार आ जाए तो हम वहां पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न, 8वां प्रश्न। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाकर नए शब्द लिखिए। जैसे उदाहरण ये दिया गया है, गदा, गंदा, देखिए कितना फर्क आ गया बोलने में, उच्चारण करने में देखो कितना अंतर आ जाता है। यह है गदा और यह है गंदा। ठीक है, वैसे ही चौक, चौक, अगर हमने यहाँ पर बिंदी लगा दी तो क्या बन जाएगा, चौक। अब आपको पता है जब शिरोरेखा
के ऊपर मात्रा लगी हो तो हम चंद्र बिंदु की जगह बिंदी का प्रयोग करते हैं। आधी, आंधी। अब आधी तो हो गया कि जैसे आधा कर दिया, किसी वस्तु को बांट देना, आधी आधा कर देना। और आंधी जो आंधी तूफान आता है, ठीक है। घटा, घंटा। सास, सांस। सास, सांस। बाधा, बांधा। गोद, गोंद। कहने का ये अर्थ है कि एक बिंदी और एक चंद्र बिंदु लगाने से कैसे अर्थ में परिवर्तन, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे बाधा, बाधा होती है कोई भी मुश्किल आना, ठीक है। और बांधा यानी किसी वस्तु को बांधना, किसी रस्सी से या धागे से बांधना, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न। अनुस्वार एवं अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में आए अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। जैसे गदा, गंदा। अब गदा का उदाहरण क्या बनाया इन्होंने, वाक्य क्या बनाया। सोहन ने एक गदा खरीदी। गदा वो जो हनुमान जी के पास रहती थी ना, वो है यहाँ पर, ठीक है, गदा। और गंदा, बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया। अब हमें इनके वाक्य बनाने हैं इसी तरह से। बाधा, बाधा यानी कोई मुश्किल। राम के काम में बाधा उत्पन्न हो गई। इसके अलावा कोई और वाक्य भी आप बना सकते हैं। बांधा, उसने रस्सी से गाय को बांधा। गोद, राधा अपने माता पिता की गोद ली हुई पुत्री है। या इसके अलावा आप बना सकते हैं, बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा है। और गोंद होती है चिपकाने वाली, ठीक है। मोहन ने गोंद से पुस्तक चिपकाई। इन वाक्यों के अलावा आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं जिनमें ये शब्द आए। नीचे दिए गए वाक्यों को है, हैं अथवा हो शब्द का प्रयोग करते हुए पूरा कीजिए। पहला देखते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो। है तो आएगा नहीं, तुम कहाँ जा रहे हैं, ये तो वाक्य गलत बन जाएगा हमारा। तो क्या आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। अगला वाक्य है, मोहन की माता जी आई हैं। अब कोई भी हमसे बड़ा हो, जिसे हम सम्मान से पुकारें, उसे आदर दें, तो हम हैं का प्रयोग करते हैं, है के बाद बिंदी का प्रयोग, ठीक है। जैसे हमारे से कोई भी बड़ा है, किसी भी नेताजी के लिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उन सभी को जब हम आदर मान से बुलाते हैं तो उनके वाक्य के अंत में हैं का प्रयोग करते हैं। अगला है वाक्य, शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं, इसमें काफ़ी सारों की बात हो रही है, कईयों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही, कई लोगों की बात आ रही है कि जो भी मंच पर आकर घबरा जाते हैं, तब भी हम हैं का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के लिए हम हैं का प्रयोग करेंगे और एक वचन के लिए है का प्रयोग, ठीक है। उनका साहस बढ़ाना चाहिए। मीना का भाई उसके लिए खिलौने लाया है। अब मीना का भाई, अब यानी एक भाई, यानी कि एक वचन की बात हो रही है, उसके लिए खिलौने लाया है, ठीक है। समझ लिया आपने कि अगर बहुवचन में बात हो रही हो, बहुवचन के लिए, तो हैं का प्रयोग आएगा, है के बाद बिंदी। और किसी को, कोई हमसे बड़ा है, किसी को मान सम्मान से आदर से पुकारा जा रहा है, तो तब भी हैं का प्रयोग आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। अब हमें इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। पट्टी, पट्टियाँ। पक्षी ने, पक्षियों ने। चित्र की, चित्रों की। चित्र, चित्रों, ठीक है। मोहल्ला, मोहल्ले। मोहल्ला, मोहल्ले। मित्र से, मित्रों से। कठिनाई,
कठिनाइयाँ। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ छांटकर लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, हमें इनके सामने उनका सही अर्थ लिखना है इस कोष्टक में से छांटकर और फिर वाक्य बनाना है। जैसे दिया गया है, दांत पीसना यानी कि गुस्सा करना। बेटे के फेल होने पर पिताजी दांत पीसने लगे। अगला, मुंह की खाना यानी कि हार जाना। युद्ध में दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। अगला मुहावरा है, अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख होना। कुछ लोग तो अकल के दुश्मन होते हैं। ठीक है। अगला मुहावरा, आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। साधु की बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। अगला मुहावरा है, कोल्हू का बैल यानी बहुत परिश्रम करना। मोहन दिन रात कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है। नाक में दम करना, तंग करना। चूहों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो बच्चों, ये थे पाठ 2 नाटक में नाटक के व्याकरण से संबंधित प्रश्न। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।